सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारी अफवाज और हमारे अवाम ने एक लंबे अरसे तक दहशतगर्दी का सामना किया। दहशतगर्दी की ये जंग वो जंग थी जो कि हमारी अपनी थी ही नहीं, मगर अफवाज पाकिस्तान, रियासती इदारों और पूरी कौम ने मिलकर खित्ते में क़याम अमन के लिए इस जंग का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 70,000 से जायद कीमती जानों को कुर्बान किया, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन समेत हर तबके, हर इलाके और हर रंग व नस्ल के लोग शामिल थे। और जैसा कि हमारा ईमान और तालीमात हैं कि राह खुदा में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें खबर नहीं, ये शोहदा ही होते हैं जो कौमों को जिंदगी बख्शते हैं। क्योंकि कोई भी शख्स अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ कुर्बान कर सकता है तो उसकी जान होती है, क्योंकि जान है तो जहान है। और जो शख्स जान कुर्बान कर जाए तो उसका वाज़ेह सा मतलब है कि उसने अपना जहान कुर्बान कर दिया। मगर यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि किस लिए? तो जवाब मिलता है अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए, इस वतन अजीज़ के लिए जिसे वो अपनी जान से भी कीमती समझता है और चाहता है कि उसकी आइंदा नस्लें, उसकी कौम और ये धरती वो दुख, वो मुसीबतें, वो मसाइल और वो हालात ना देखे, ना झेले जो वो झेल रहा है। और अगर ऐसा ना हो तो बहुत ही अफसोस के साथ ये सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है कि क्या शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगा चली जाएंगी। आज इस्लामाबाद में शोहदा के लवाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया। लवाहिकीन शोहदा का कहना था कि शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं। अगर खुसूसी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल नहीं किया जाता तो ये शोहदा के खून के साथ मजाक होगा। शोहदा के लवाहिकीन बोले कि अदालती फैसले के जरिए हमारे जख्मों पर नमकबाशी ना की जाए। किस कानून के तहत खुसूसी अदालत को बंद किया गया? खुसूसी अदालत की बंदिश बुलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकती है। खुसूसी अदालत में दहशतगर्द और उनके सूरतकारों को सजाएं मिलती थीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोहदा के लवाहिकीन का क्या कहना था, जरा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जानिब से फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार देने पर शोहदा के लवाहिकीन मैदान में आ गए और अदालत उज़्मा से मुतालबा कर रहे हैं कि फौजी अदालतें बहाल की जाएं। उन्होंने कहा है कि पीर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे जिसमें मुतालबा किया जाएगा कि खुसूसी अदालतों को अपना काम करने दें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को फौरी बहाल किया जाए, हसास मकामात को गैर महफूज ना बनाया जाए। क्योंकि मामला ये है कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था। शोहदा के लवाहिकीन का ये मुतालबा क्या पूरा होगा? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल होगा? सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल क्या होगा? इस ट्रायल को आईनी करार क्या दिया जाएगा? लवाहिकीन शोहदा के इन सारे सवालात पर बात करेंगे आज के शो में। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जी माहिर कानून एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब तशरीफ लाने के लिए। दिफाई तजिया कर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे काम है पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मौलवी साहब वक्त देने के लिए। आप सबकी जैसे मैं ब्रिगेडियर साहब से शुरू करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। शोहदा के लवाहिकीन की गुफ्तगू से ये तासुर मिलता है या वो ये समझते हैं कि उनके प्यारों का खून रायगा चला जाएगा अगर दहशतगर्दों या फिर उनके सहूलतकारों को किसी भी किस्म का रिलीफ मिलता है या बर वक्त इंसाफ नहीं हो पाता है या कोई किसी कानूनी सुकम के बाइस वो रिहा हो जाते हैं, क्या कहेंगे? वो लोग हैं जो जिनके प्यारों ने अपने वतन की खातिर जानों को नजराने पेश किए। जान की कुर्बानी से बड़ी कोई कुर्बानी हो नहीं सकती, ये हम सब समझते हैं। और ये खदशात उनके ये है बेसिकली जो कि बड़े लेजिटिमेट खतरा उनके खदशात हैं। जब अगर ये अदालतें इस तरीके से स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनती और उनको स्पेशल कोर्ट्स पर उनके ट्रायल नहीं होते तो ज़ाहिर है फिर तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उस लंबे प्रोसेस में फिर उस तरीके से लोगों को इंसाफ भी नहीं मिलता और जब डिले होता है, जस्टिस डिले इज बेसिकली जस्टिस डिनाइड। और ये जो इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, आपको पता है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ये कोर्ट्स बनती हैं। तो जब स्पेशल सर्कमस्टांस में बनती है तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ज़रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। उनके जो लवाहिकीन उनके खदशात अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो इस तरह के ट्रायल्स होते हैं ये नॉर्मल ट्रायल्स नहीं होते। ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस के तहत ये जो लोग इस तरह के जुराइम करते हैं जिनका ताल्लुक आर्मी
एक्ट से है, सीक्रेट एक्ट से है, और उनके जब ट्रायल्स होते हैं तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ माहौल है, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं। और पहले भी पाकिस्तान में शुरू से जब से 1953 से ये कानून चला आ रहा है, और उसमें बहुत सारे लोगों के माजी में भी सिविलियंस के ट्रायल्स होते रहे हैं, उनको सजाएँ मिलती रही हैं, और उन सजाओं का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी के अंदर, बिकॉज लोग कैफे करदार तक पहुँचते हैं, स्पीडी ट्रायल होता है, लोगों को जस्टिस मिलता है, और उससे फिर दूसरों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आता है, लोगों को सबक मिलता है कि आइंदा से इस तरह के काम या इस तरह के जुराइम जिनकी नौयत के डायरेक्ट ताल्लुक मुल्क की सलामती के साथ होता है, और उस तरह के जब जुराइम लोग करते हैं तो उनको फौरी सजा भी मिलती है, और लोगों को एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी जाता है। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इनके सौदा के जो लवाकिन के उनके सेंटीमेंट बड़े मुनासिब सेंटीमेंट्स हैं, बड़े जायज़ सेंटीमेंट्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके सेंटीमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये जो डिसीजन है इस पर आप रिव्यू देगी, जो कि उनका कानूनी हक भी है। जैसे उन्होंने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर कर रहे हैं, पटिशन आएगी, वहाँ पर लोग दलाइल देंगे, और ज़ाहिर है उससे कोर्ट को फाइल करने की कोशिश भरपूर वो करेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है कि इस कानून को किया जाए, इसके तहत कोर्ट्स बने, इन कोर्ट्स में लोगों को सजाएँ मिलें। ठीक है जी सर, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये हों या सिविल कोर्ट्स, दोनों का अगर हम देखें, दोनों आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपना काम करते हैं, और अगर मैं डोमेन की बात करूँ दोनों का डोमेन बिल्कुल क्लियर है। फिर ये उसके बाद फिर अगर मिलिट्री कोर्ट से के फैसले को जो मुलजिम है जब उसमें जुर्म साबित होता है, मुजरिम बन जाता है, तो वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर सकता है। फिर ये जो मामला है, इसके बावजूद जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसको गैर आइनी करार देना, ज़रा आसान अल्फाज में समझा दीजिए कि क्या दुरुस्त है, क्या समझ आती है? डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो उनके नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उन पे आती है। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो है पाकिस्तान आर्मी की। और पाकिस्तान आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बॉर्डर्स के ऊपर भी पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो है बाउंड्रीज़ उनको डिफेंड करे, और उसके बाद इंटरनली भी अगर कोई अग्रेशन आता है तो वो इन एड ऑफ पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो काम करे। और ये आपने देखा है मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर पाकिस्तान वो रोल प्ले करती रही है। अब जब 1952 के अंदर और 1953 के अंदर मिलिट्री लॉज आए और 1961 के अंदर आया, तो उसके बाद उस वक्त एक तो थोड़ा सा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो सिविलियंस हैं इसकी जो टर्म हम कंफ्यूज करके सारी सिचुएशंस को जो है वो लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली अंडरमाइन करते हैं। वो ये है, नंबर वन ये है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो मिलिट्री लॉज हैं उनकी एप्लीकेशन जो है वो हर मुल्क के अंदर है। उसके बाद ये है कि दुनिया के 36 ममालिक है जिनके अंदर ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है जिसने मिलिट्री ट्रेसपास किया हो, यानी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर गया हो, जिसने जाके डिस्ट्रक्शन की हो, आर्मी के ऑन गोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस या उन पे उनको रोका हो, फिर उसके बाद ये उसने एस्फेनेज की हो, उसने स्पाई का रोल प्ले किया रहा हो, फॉरेन कंट्री से मिलके किसी अंदर दहशतगर्दी कर रहा हो, उसके बाद ये है कि टेररिज्म लेवल उस लेवल पे चला जाए कि जिसके अंदर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे आए। और ये आपने रिसेंट पास्ट के अंदर आपने देखा है, पसनी में इंसिडेंट हुआ, फिर मियां वाली एयर बेस के अंदर इस तीरा के अंदर आपने देखा है कि वो इंसिडेंट हुआ। तो वो सारी की सारी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको वो डायरेक्टली वो थ्रेट करता है। उसके लिए दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये है कि मिलिट्री लॉज होते हैं और मिलिट्री लॉज के नीचे जो है वो कोर्ट्स बनती हैं। अब 36 ममालिक के अंदर दुनिया के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो है वो 1967 के अंदर जो है वो स्पेसिफिक अमेंडमेंट डाली गई। वो ये डाला ये गया कि अगर कोई शख्स जो है मिलिट्री का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है और ये वो जुर्म करता है जिसमें एस्पेनेज है, स्पाई है, उसके बाद ट्रेसपास है, फिर उसके बाद आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके अंदर आता है, तो इन 5-6 एरियाज़ जो हैं जो दुनिया के अंदर रिकग्नाइज प्रिंसिपल हैं, आप उस शख्स को ट्राई कर सकते हैं आर्मी लॉज के अंदर। और जब आर्मी लॉज के अंदर आप ट्राई करते हैं तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसको आप मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके 3 टीयर्स हैं। पहला टीयर जो है वो जो कोर्ट मार्शल 1 है, उसके बाद उसकी एक अपील है, उस अपील के बाद आर्मी चीफ के पास मर्सी पटिशन है, फिर उस मर्सी पटिशन के बाद ये है
कि आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और हाई कोर्ट से फिर आप अपील जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं। अब जब ये लॉज आ गए तो उसके बाद ये आए थे 67 के अंदर। 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 8 था उसका सब आर्टिकल 3B जो है उसके अंदर इन लॉज को प्रोटेक्ट किया गया कि आप इनको फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर आप इनको स्ट्रक डाउन या अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। उसके बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा गया 1975 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस हमूद रहमान साहब जो थे उन्होंने 5 मेंबर्स का एक जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट्स भी ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी वायलेशन नहीं है, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस जो है वो हो सकती है। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर ये कोई कोरम नॉन जुडिस या कोई ऐसा मामला है जो मेला फाइडे है तो हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है अंडर आर्टिकल 199 वो की जा सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आर्टिकल 185 के नीचे आया जा सकता है। उसके बाद ये मामला जो है 96 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। उसके बाद 2007 के अंदर चीफ जस्टिस फ़खार मोहम्मद चौधरी ने 3 मेंबर्स से फैसला किया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं या ये जो आई हैं चीज़ें हैं ये इन चीज़ों के अंदर उन्होंने कन्विक्शंस को जो है वो अपहोल्ड किया। उसके बाद जो है कि 17 रुकनी बेंच बना जब आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट आया तो 11/6 से ये फैसला आया कि इन कोर्ट्स की जो वैलिडिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। फिर उसके बाद 2017 के अंदर फिर एक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने जजमेंट दी और उन्होंने कहा कि इन जो अमेंडमेंट्स हैं इनके होते हुए सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है। अब जो 23 अक्टूबर वाला आया है जी उसके अंदर मामला सिर्फ आपका गया था 9 मई का एक इंसिडेंट था जो एक मॉब ने अटैक किया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर और जो शहदा की जगह पे थी। अब उसके अंदर लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऐसा एरिया जिसको आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है नोटिफाइड कर दे और उस नोटिफाइड एरिया के अंदर अगर कोई सिविलियन शख्स जो है वो ट्रेस पास करता है, मॉब करता है, अटैक करता है तो आप उसको 2D1 के अंदर ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और जब आप ट्राई की बात है तो फिर ये है कि जो सिविल ऑफेंसिव सेक्शन 59(4) उसके अंदर जाके आप उसको आर्मी एक्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ला सकते हैं। अब ये जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो हद सिर्फ इस हद तक थी कि क्या 9 मई के लोगों का ट्रायल जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर आना चाहिए या उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आना चाहिए। प्राइमरीली जो कंटेंशंस भी यही थी और फोकस भी यही था प्रोसीडिंग्स का। लेकिन जब लास्ट डेट को प्रोसीडिंग्स आई तो उस वक्त जो उसकी एक्सपेंशन थी वो बढ़ गई और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी आर्टिकल 8 के सब आर्टिकल 3 के नीचे कोर्ट ने ये कहा कि 2 लाइंस का जो ऑर्डर आया उसके अंदर उन्होंने कहा सर ये मतलब ये जो फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार देना आपके मुताबिक दुरुस्त है? नहीं, उससे बात आगे गई। अगर तो 9 मई की हद तक जाता कि जी इनका ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर आप कहते कि मिलिट्री कोर्ट्स गलत हैं। कोर्ट ने ये किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो लॉ जुरिस्डिक्शन देता है कि आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं कि अगर ये अशखास जो है इस कैटेगरी के अंदर है वो को वायलेट करते हैं तो उनको मिलिट्री लॉज के अंदर आएगा, फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो अमेंडमेंट्स थी जब उनको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ब्लैंकेट किस्म की इम्यूनिटी जो आ गई है। अब कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के नेशनल सिक्योरिटी के इशूज को आर्मी इंस्टॉलेशंस पे मतलब फ़र्ज़ किया ये मियाँ वाली का इंसिडेंट हुआ है, अगर आप किसी को मिलिट्री लॉज के अंदर लाना चाहें तो आप नहीं ला सकते क्योंकि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने 21D को और सेक्शन 59(4) जो है उसको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये वो या तीरा के अंदर एक डिटेल में काफी आ गया। ठीक है पॉइंट। अब ये मैं अब जाना चाहती हूँ महमूद मौलवी साहब की तरफ, आपकी तरफ आती हूँ। महमूद मौलवी साहब आपने हाफिज साहब को भी सुना तो महमूद साहब ये जो शोहदा के लवाहिकीन के एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? फिर लवाहिकीन ने जो शोहदा के लवाहिकीन हैं उन्होंने कुलभूषण यादव का भी जिक्र किया, उस भारतीय जासूस और उसकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई है उसका भी बाकायदा जिक्र किया जिससे हमारी पूरी कौम मुतासर हुई है। देखिए अभी मेरे भाई हाफिज साहब ने जो कहा ना, इन्होंने पूरी कानून की हिस्ट्री भी बता दी और मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं कहूँगा कि देखें हम किस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स को अबॉलिश कर सकते हैं। अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स को अबॉलिश करेंगे तो वो जो हमारे बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, क्या उन मुजरिमों को हम सिविल कोर्ट्स में ट्राई करेंगे? सिविल कोर्ट्स में देखें वो उस किस्म के फैसले आते नहीं है। एक तो जो है टाइम बहुत लग जाता है और जो फैसले आते हैं लोअर कोर्ट्स में उनके ऊपर लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप ये देखें ना, और पूरी दुनिया में जैसे मेरे भाई ने कहा 45 अमेरिका जैसे मुल्क में भी है और मिलिट्री कोर्ट्स है,
और मैं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि इसके ऊपर नज़रसानी करें और ये जो मिलिट्री कोर्ट से इसको दोबारा से बहाल कर दें। किसको आना है किसको नहीं आना है वो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है, मगर अगर हम टोटली मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म कर देंगे तो हम अपने सालमियत को जो है रिस्क में डालेंगे और ये डेंजरस हो जाएगा, समझे ना? तो ये डेंजरस हो जाएगा कि इसको हम ख़त्म करेंगे। तो नहीं मैं वो तो जो हर हाल में मौलवी साहब, जो मैं एक चीज़ कह रहा महमूद मौलवी साहब, ये हाफिज एहसान साहब जो हमारा सेंट्रिक मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स तो आपके मिलिट्री लॉज का ऑफ शूट है। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो जुरिस्डिक्शन देता था मिलिट्री लॉज के अंदर जाने की कि अगर कोई शख्स जो है आपके सबवर्जन्स में अंदर है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, उसके बाद ये है कि आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो बाहर निकल के अंदर जाके कोई क्राइम करते हैं मिलिट्री लॉज की, या उसके बाद ये है गलभूषण वाला को बाहर से आके यहाँ पे करता है, वो सारी की सारी जो जुरिस्डिक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि 1967 की ये जो दोनों अमेंडमेंट्स थी ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको एक और बताऊं कि जब आप किसी को पकड़ते हैं इन्वॉलेशंस के अंदर तो आगे एक आर्मी एक्ट के अंदर एक मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म ये है कि पहले ये फैसला किया जाता है कि हमने इसकी जो अरेस्ट है उसको हम अपने सिस्टम के अंदर लेके आएँ या ना लेके आएँ, फिर उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है फिर वो एक कमांडिंग ऑफिसर फैसला करता है सेक्शन 93, 94, 95 मिलिट्री एक्ट के अंदर कि अब इसको हमने मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेके जाना है या हम इसको उसी कोर्ट के अंदर भेज दें जो उस ऑफेंस को डील कर रही है, जिस तरह एंटी टेररिज्म लॉ है। अगर वो चीज़ जो है सिर्फ स्पेसिफिक नेशनल सिक्योरिटी से पीछे रह जाती है तो वो चीज़ इस वक्त जो एक कंसिड्रेशन वाली थी, अगर 9th मे एक इंसिडेंट के अंदर जाया जाता तो वो दो एरियाज से जिसके अंदर एक कोर्ट गाइडलाइन कर सकती थी। लेकिन आज तक 48 साल के अंदर पाकिस्तान की किसी कोर्ट ने इन दो अमेंडमेंट्स को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा वायरीज कहने से आपके मुल्क के अंदर एक ऐसा वैक्यूम आ गया है जिसको इमीडिएट एड्रेस करने की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएट अपील फाइल करनी चाहिए, और जो प्रॉपर असिस्टेंस होनी चाहिए थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है कि नहीं दी, चूँकि ये एक दिन के अंदर ये फैसला आया जो 23 को था कि एक एप्लीकेशन आई, कुछ 4 उधर से एप्लीकेशन आ गई और आर्टिकल 8 और 9 में पीछे रह गया और एक फैसला आ गया। तो ये जो है कि सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, फिर अब आप ये पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? ये मौजूदा हालात हैं, इसमें एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि दहशत गर्दों के जो केसेस हैं उनको अगर सिविल कोर्ट्स में लटकाया जाए उसका मुतहम्मिल तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है सिविल कोर्ट्स में, ऑलरेडी जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ब्रिगेडियर साहब जी, आपने ठीक फरमाया। मैं तो यही कह रहा था कि ये हमारे मुल्क में जो हालात हैं इन नॉर्मल हालात में, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आप देखें पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से दहशत गर्दी की में इजाफा हो रहा है, मियांवारी का अटैक आपके सामने, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर घुस के ये लोग अटैक करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसमें पकड़े भी जाते हैं। और इन सर्कमस्टांसिस में आपको, अब जैसे मैंने पहले कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में मेजर्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेने पड़ते हैं। जब पहले ये कोर्ट्स काम कर रही थी गायब मुख्तलिफ हवालों से, जैसे हाफिज साहब ने बड़ा रेलिवेंटली इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि कोर्ट्स जो हैं इसी को वैलिड भी करती रही हैं, आइन के मुताबिक भी करती रही हैं, ये कोर्ट्स चलती रही हैं, लोगों को सजाएँ भी मिलती रही हैं। तो भी यकदम से इस तरीके से इसको पूरे के पूरे सिस्टम को या पूरे कानून को इस तरीके से कार्पेट अप्रूवल दे के ख़त्म करना या ख़त्म करने की कोशिश करना, इससे इल्हाम पैदा हो गया जो कि बड़ा नेगेटिव मैसेज है, और इसको सिर्फ किसी एक कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए। और जैसे कि इन कोर्ट्स का अपना प्रोसीजर है कि जो लोग इनमें आते हैं ज़ाहिर है उनको आगे अपील का हक भी होता है, लोग उनकी हायर कोर्ट पर जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों की अपीलें माजी में सुनी भी गई हैं, उनको रिलीफ भी मिला है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। वैसे भी जब पार्लियामेंट ने किसी चीज़ को कानून बनाया है, कानून में अमेंडमेंट की है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट किसी भी कानून को बना भी सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का यह आइनी और कानूनी हक है, तो ये भी पार्लियामेंट ने किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, और जैसे उन्होंने भी कहा है शोधा के लवाहिकीन ने, वो भी जाएंगे, गवर्नमेंट भी अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को देखेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त की नज़ाकत हालात के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को देखते हुए
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा डिसीजन लेगी जिससे जो वैक्यूम बना है या इल्हाम से पैदा हुआ है एक नेगेटिव सा मैसेज गया वो ठीक हो सकेगा। ठीक है जी, हाफिज साहब आपके वक्त का और ब्रिगेड साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और महमूद मौलवी साहब कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद शर्मिला फारूकी साहिबा, नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख का मुतालिया किया जाए तो इसमें सब कुछ नज़र आता है, लेकिन अवामी उम्मीदें कभी पूरी होती नज़र नहीं आती हैं। जब भी कोई सियासी जमात इंतखाबात में जीत कर इक़्तिदार संभालती है तो अवाम को उनसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि जी मुश्किलात आसान होंगी, हालात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन जब दौरे इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है तो अवामी रद्द-ए-अमल हर बार एक जैसा होता है। हर बार इंतखाबात से पहले सियासी जमातें लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती हैं ताकि अवामी हिमायत हासिल कर सकें। अब दूसरी जानिब इलेक्शन में जाने के लिए महाज भी तैयार किया जाता है। इंतखाबात के बाद जो जमात इंतखाबात जीत जाती है उसके लिए इंतखाबात का अमल शफाफ होता है, जबकि हारने वाली जमात उसको धांधली की बुनियाद पर देखती है। 8 फरवरी 2024 को एक बार फिर अवाम की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को आपको पता है कि होंगे, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने महाज संभाल लिए हैं। इंतखाबात की बड़ी सियासी जंग पंजाब और KPK में लड़ी जानी है। पंजाब के सियासी मैदान में जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की सरबराही में बनने वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और इसी तरह KPK में साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक और महमूद खान की सरबराही में बनने वाली नई जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत के बाद दोनों सूबों की सियासत में भी बड़ी तब्दीली का इम्कान है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अपनी इंतखाबी हिकमत अमली भी तब्दील कर दी है। पहले मुस्लिम लीग नून इस बात पर बाज़िद थी कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, लेकिन अचानक कौमी मुफाद के नाम पर मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी इत्तेहाद कायम कर लिया। MQM के साथ मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी इत्तेहाद की खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई जब नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ था, और ये खबर भी दी गई थी कि दोनों रहनुमा जल्द ही मुलाकात करेंगे। मगर अब MQM के साथ मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी इत्तेहाद के ऐलान के बाद शायद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात खटाई में पड़ती दिखाई देती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद का जवाब तलाश करने के लिए इसी हफ्ते पंजाब में डेरा डालने का प्लान बना लिया है। पंजाब में नून लीग मुखालिफ सियासी इत्तेहाद के लिए राब्ते और मुलाकातें की जाएंगी, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर से जमात की जीत का दावा कर दिया है। कहा है कि पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची तीनों जियाले होंगे। हमारा राब्ता आवाम से है और नून लीग का सिलेक्शन कमेटी से रब्ता होगा। बिलावल साहब ने मजीद क्या कहा, जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में कमज़ोर पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद या फिर सीट एडजस्टमेंट का कोई फार्मूला बना सकते हैं? मुस्लिम लीग नून पंजाब ने अपना वोट बैंक वापस हासिल करने में क्या कामयाब होगी या नहीं? और अगर पीपल्स पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है तो फिर इसकी हकीकत कुछ ना कुछ तो होगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी इजाजत से जरा मलिक साहब से शुरू करना चाहूंगी। मलिक साहब, आपको क्या लगता है जो ये सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं और आगे बनने जा रहे हैं, इसका कोई फायदा होगा? और दूसरी चीज है कि जो मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद की जरूरत क्यों पेश आ गई? पहले हम सुन रहे थे कि जी वो कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, फिर अचानक से इत्तेहाद के बाद फिर इस तरह की भी चहम गोइयां हो रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून की पोजीशन पहले के मुकाबले में कमजोर है। देखिए फिजा, मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि वो 2024 के इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है और वो हुकूमत बनाना जा रही है जी। इन हालात में मुस्लिम लीग नवाज को अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए बहरहाल दीगर सूबे जो हैं पंजाब के अलावा सिंध, बलूचिस्तान और KPK के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। अब सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, अगर अंदरूनी सिंध की बात की जाए या शहर कराची की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज किसी नशिस्त पर तने तनहा कामयाब नहीं हो सकती। अब उसके पास रास्ता क्या था? उसके पास एक रास्ता ये था, वो MQM के साथ इत्तेहाद करे और साथ ही साथ JUI के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत करे और कराची के अंदर और सिंध के अंदर जिन नशिस्तों पे वो इंतखाब लड़ना चाहती है वहाँ इनकी सपोर्ट हासिल करे। शहर कराची में मुस्लिम लीग नवाज जिन नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी उनमें वो अगर MQM की सपोर्ट लेने में कामयाब होती है और साथ ही मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट उन्हें मिलती है तो वो किसी हद तक मुकाबले की पोजीशन में आ जाती है और 1-2 सीटें
या 3 सीटें जीतने की पोजीशन में आ सकती है। यही सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर है। अगर बलूचिस्तान के अंदर उनके साथ बाप पार्टी के वो इलेक्टेबल्स और जो मुस्लिम लीग नवाज छोड़ गए थे वो इलेक्टेबल्स उनके पास नहीं आते, तो बलूचिस्तान से भी हिस्सा लेना मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किल है। तो अब उनका फोकस बलूचिस्तान भी है। बलूचिस्तान के अंदर वो बाप पार्टी से भी बात कर रहे हैं, वहाँ इलेक्टेबल से भी बात कर रहे हैं, जो पार्टी के नाराज रहनुमा थे उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ JUI से भी बातचीत कर रहे हैं कि अगर वो मिलकर वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ से वो अपनी कोई नशिस्तें निकालने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरीके से KPK के अंदर भी आपको ऐसा इत्तेहाद बनते हुए नजर आएगा, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज चाहेगी कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करे, जिसके नतीजे में खास तौर पे मानसरा डिवीजन के अंदर, हज़ारा डिवीजन के अंदर मुस्लिम लीग नवाज जो है अपनी नशिस्तें जो माजी में उनके पास हुआ करती थी उनको वापस लेने में कामयाब हो जाए। और फिर अमीर मकाम साहब की नशिस्त है, फिर चित्राल के अंदर, और बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मुस्लिम लीग नवाज ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले दिनों जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनके अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरजीह इसीलिए है कि वो इन सूबों के अंदर इत्तेहाद की सियासत करके या सीट एडजस्टमेंट की सियासत करके कौमी असम्बली के अंदर अपने नंबर्स पूरे करना चाहती है ताकि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सके। ठीक है शर्मिला साहिबा, ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को मशवरा ही दे रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें ना करें बल्कि फील्ड में आकर मुकाबला करें, और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्होंने इसको शिकस्त का नाम दे दिया है, क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया फिज़ा। देखिए बात यह है कि हम तो फील्ड पर ही हैं और हमने इलेक्शन ही लड़ना है, लेकिन शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि उनका सिलेक्शन हो चुका है और उस सिलेक्शन के नतीजे में उनका वज़ीर आज़म आ जाएगा। अब बात यह है कि वोट को इज्जत दो का नारा 4 साल से ये लगा रहे थे जब मियाँ साहब जिला वतनी के अंदर थे। अब जैसे मियाँ साहब वापस आए तो बयानिया ही बदल गया है। अब ना इलेक्शन की बात होती है ना वोट को इज्जत देने की बात होती है। अब तो बात होती है कि जनाब इस तरीके से कि जैसे वो अगली हुकूमत उनकी तयशुदा है और वो जाके वजीर आजम हाउस में बराजमान हो जाएंगे। बात यह है कि अगर 2018 का सिलेक्शन गलत था तो फिर 2024 का भी सिलेक्शन गलत होना चाहिए, लेकिन वो इस पे बात नहीं करते। हमें फील्ड में कहने वाले कि हम फील्ड में आ जाएं, उनको खुद अपनी किस्मत आजमानी चाहिए फील्ड में आके, जो वो नहीं आ रहे हैं। हमें हमेशा से ये तासुर दिया गया और हमारी ये समझ भी यही थी कि शायद वो अपना सबक सीख चुके हैं और शायद अपना किबला दुरुस्त कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अब इस बात का यकीन हो चला है कि इस बार भी उन्होंने अपना जो एक तरीक़ेकार है हुकूमत में आने का वो बदला नहीं है। वो चीज़ें होती है ना, जो कुछ भी हो जाए वो बदलती नहीं है, चाहे कितनी ठोकरें लग जाएं, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो शायद मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी यही मसला है, वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। पीपल्स पार्टी मुकाबला करती है, चाहे मुकाबले में उसे शिकस्त हो, चाहे मुकाबले में उसे नुकसान हो, चाहे मुकाबले के अंदर उसे न जाने कितनी मुश्किलात दुश्वार हो, लेकिन हमारा मकसद मतलब और हमारा बयानिया यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। बैलेट को इज्जत दें, लेट द पीपल मेक देयर चॉइसेस। देखिए अगर इस बार भी बैलेट पे डाका पड़ा तो मुल्क के अंदर मज़ीद बेचैनी और मज़ीद सियासी और माशी बहरान रहेगा। इसका हल यही है कि लोगों को अपने हकीकी नुमाइंदे चुनने दें ताकि वो मुल्क को आगे की सिमत लेके जाएं। और इस जम में हम एक बार फिर और बार बार हम कहते रहेंगे, बताते रहेंगे मुस्लिम लीग नून को कि देखिए आईनी कानूनी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लें। और ये हमारी दरख्वास्त, इल्तिजा और गुजारिश इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान सेटअप से होगी कि बराए मेहरबानी इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि ये दो इदारे जो हैं ये मजाज हैं इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के। ठीक है जी, महमूद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। महमूद साहब, अगर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सामने दो रास्ते हों, एक पर पीपल्स पार्टी हो और एक पर मुस्लिम लीग नून हो, तो फिर आपकी जमात किसके साथ जाना पसंद करेगी? क्योंकि आपकी जमात में जितने लोग शामिल हैं महमूद साहब, माजी में दोनों जमातों के खिलाफ रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, इस वक्त जो है इलेक्शन का माहौल अभी बन ही रहा है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं ये कहूँगा कि देखें इत्तेहाद होते रहेंगे
और इत्तेहाद मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद तो डेफिनेटली होंगे। उसकी वजह कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट देख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है और ना मेजॉरिटी किसी के पास होगी, मेरा काफी अंदाजा है। उसकी वजह कि PMLN पंजाब में है, IPP भी है, पीपल्स पार्टी भी पंजाब में है, PTI भी है। सिंध में अगेन जो है पीपल्स पार्टी है, MQM है और PTI भी होगी, IPP भी है। KPK में जो है मौलाना ड्राइविंग सीट पर कौन होगा महमूद साहब? देखिए ड्राइविंग सीट पे हर एरिया में डिफरेंस होगा। मतलब देखिए अगर ड्राइविंग जिसको आप टफ कंपटीशन कहेंगे, सिंध के अंदर जो मेन ड्राइविंग सीट्स पे MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी। और पंजाब में जो है, ठीक है ना, इट वुड बी PMLN वर्सेस IPP एट द मोमेंट। तो इस वक्त जो देखे ना कल एंड आई वुड से उसके बाद पीपल्स पार्टी आएगी। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी कहेगी कि हम नंबर 2 पे हैं और वो हम नंबर 3 पे हैं, वो नंबर 2 पे। दैट्स वो एक नॉर्मल देखे पॉलिटिकल हर पार्टी चाहेगी। यानी पंजाब में आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को आप मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज करार दे रहे हैं पंजाब? इस वक्त तो देखिए नजर तो यही आ रहा है, हमारे साथ काफी इलेक्टेबल्स है और हमने काफी वर्किंग की हुई है और आपको भी नजर आ रहा है। तो मतलब और देखें, मैं इस वक्त कहना ये होगा कि प्रीमेच्योर होगा कि ऐसे तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है आपकी पार्टी की? देखिए मेरे ख्याल से किसी के साथ भी इत्तेहाद और जो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मलिक साहब से शर्मिला साहिबा ने बात की, फिर बिलावल साहब की भी आपने बात सुनी होगी कि वो अभी से जैसा सिलेक्टेड का तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जैसे सिलेक्ट किया जा रहा है, ये तासुर जो दिया जाता है पहले से ही, ये तो इंतखाबात को बड़ा मशकूक बना देगा। शफाफियत पे पहले से सवालिया निशान लगा दिया जा रहा है। तो ये कैसा एक ट्रेंड है जो सेट हो गया है कि पहले से एक दूसरे को मशकूक करार दे देना कि फ़लाँ तो सिलेक्ट हो जाएगा, फ़लाँ मंजूर नज़र है, कोई भी पार्टी करे कर रही हो। कैसे देखते हैं बतौर सीनियर तजियाकार इस चीज़ को, सीनियर सहाफ़ी? देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, इन दोनों जमातों के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ख़त्म की, अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए तो इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। और जो 16 माह की हुकूमत चली दोनों जमातों की, PDM की हुकूमत, इसमें इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी थी और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुकम्मल सपोर्ट किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर कोई इससे कहे कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं थी तो मेरा नहीं ख्याल ये बात दुरुस्त हो सकती है। अब मसला ये है कि PMLN के 2 कदम आगे हैं, पीपल्स पार्टी 2 कदम शायद पीछे है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से। तो अब पीपल्स पार्टी को ये गिला शिकवा ज़्यादा नज़र आता है कि शायद मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट मिल रही है, या मुस्लिम लीग नवाज को अगर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि हुकूमत उनकी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अपना एक 16 माह की हुकूमत वजारत उज़्मा गुजार चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी को आना चाहिए और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज सपोर्ट करे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि वो पंजाब की सीटें ज़्यादा जीत सकती है और पंजाब में बहुत जो सीटें जो हैं वो फैसला करती हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म किस जमात से होगा। पंजाब में पीपल्स PTI और PMLN के माबैन मुकाबला हो सकता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास चंद ऐसे मखसूस हल्के हैं और वो PMLN की तरफ उनका जो है आपको टेढ़ दिखाई देता है। और जितने इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं उनके भी रिलेशन जो हैं इस वक्त PMLN के साथ हैं। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिस वक्त बन रही थी उस वक्त ये इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी के पास चले जाते और पीपल्स पार्टी को उस बात का गिला भी है कि अगर इलेक्टेबल्स उनके साथ शामिल करवा दिए जाते तो पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इन इलेक्टेबल्स के साथ इस पोजीशन में आ जाती कि वो पंजाब से भी कुछ नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाती। ये दोनों जमातों के माबैन एक सर्द मोहरी है, आप इसे कहें, या इलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पीपल्स पार्टी और PMLN अपने उन मुखालफिन के लिए चाहते हैं जो मुकदमात का सामना कर रहे हैं? जब वो जेलों में भेजे जा रहे थे तब दोनों जमातें बड़ी खुश थी। अब सियासी मैदान में नारे, अच्छे नारे हैं, ये बड़े खूबसूरत नारे हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सबको जो है आज़ाद किया जाए और ये कहा जाए कि जी खान साहब आप हमारे क्लब में आ जाएं। लेकिन जेल भेजने में सारी जमातें पेश थी और वो चाहती थी कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उनके साथ सलूक किया है ऐसा ही सलूक उनके साथ रवा रखा जाए। तो मेरे ख्याल में सियासी मैदान सजा हुआ है, इलेक्शन का मैदान है, बयानबाजी होती रहेगी।
लेकिन सियासी जमातें अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही फैसले करती रहेंगी। ठीक है। शर्मिला साहिबा, एक चीज़ ज़रा समझा दीजिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी गिला किया जा रहा है और फिर ये भी दावा किया जा रहा है कि जो अगला वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा, अगला वज़ीर-ए-आज़म जियाला ही होगा। ये दोनों बातें समझ नहीं आ रही हैं, लोगों को हज़म नहीं हो रही है, होगा कैसे? क्या ये बयानात जो हैं वो सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो आपके कारकुनान हैं उनको किसी तरह से मायूसी से दूर रखा जाए, उनका मोराल बुलंद किया जाए, उनको एनर्जेटिक रखा जाए? देखिए फिजा, ग्राउंड रियलिटीज तो यही है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही ना तमाम जमातों को। पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी के सारे तरक्याती काम सिंध में रोक दिए गए हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान से जो इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में आ रहे थे उनको रोक दिया गया, उनको कहा गया है कि आप PMLN में शमूलियत अख्तियार करें। सो मेनी थिंग्स। और फिर अगर आप निगरां काबीना के अंदर देखें तो ऐसे 4-5 अशखास बैठे हुए हैं जिनका इंतहाई करीबी ताल्लुक है PMLN के साथ, और हम ये बारहा कहते रहे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। PTI को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? नहीं मिल रही है। मियाँ साहब का तो जलसा हो जाता है मीनार पाकिस्तान पे, इनके जलसों से कुर्सियां उठा लेते हैं। तो ये देखें, अगर किसी भी एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय है कि देखिए, बार बार बैलेट पर डाका नहीं पड़ सकता, बार बार इस मुल्क के साथ तजुर्बे नहीं हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली इस मुल्क की आवाम बड़ी बाशऊर है, और इस बार जो 125 मिलियन में से जो वोटर्स हैं, जो 44% वोटर्स हैं, वो यूथ हैं और वो बड़ी बाशऊर है, समझदार है, वो बाहर निकलेगी, वो वोट डालेगी। कितने वोट चोरी करेंगे आप? कितने वोट चोरी करेंगे आप? तो इस बार जो है इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, जज्बा भी बुलंद है कि हकीकी नुमाइंदे चुने जाएं, लोग बाहर निकलें, वोट दें और वोट पे डाका ना पड़ने दें। और दुख की बात है, हमें दुख होता है कि 4 साल से जो एक जमात का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, आज वो उसकी बात ही नहीं करते। They just don't talk about it। वो बयान पता नहीं कहाँ चला गया। और अब बात करते हैं इस तरीके से जैसे कि वो वजीर आजम है और वो काबीना बनाने जा रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें, ये दीज आर रियलिटीज़, ये आपके सामने है। सिर्फ मैं या मेरी जमात बात नहीं कर रही, ये आपके तज्जियाकार बात कर रहे हैं, आपकी मीडिया बात कर रही है, आपके आम लोग, सियासतदान, तमाम लोग बात कर रहे हैं। ये मतलब देखिए, घर में बीवी के साथ तो डिस्कशन होती है, लेकिन बाहर महफिलों में भी डिस्कशन होती है, आम पब्लिक भी डिस्कस करती है। आप बाहर निकले, आपसे कहे लोग कि जी अगला वजीर आजम तो सुना है मियाँ साहब है, ये आपको भी कहते होंगे फिजा। तो बात ये है कि ये चीजें अनफॉर्चुनेट हैं, जो इवन अगर एक तासुर है, एक फॉर अ मोमेंट, लेकिन बिलावल साहब तो कहते हैं कि अगला वजीर आजम जियादा होगा। परसेप्शन, लेकिन अगर ये परसेप्शन भी है ना फिजा, तो ये परसेप्शन खत्म करना काम निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आज सदर मुमलिकत ने लेटर लिखा, चाहे किसी वजह से लिखा, चाहे वो अपनी एलिजेंस और अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना लॉयल्टी दिखा रहे हो PTI को, वट एवर रीजन, बट इज रिटन ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और वो लिख रहे हैं निगरां वज़ीर आज़म को कि जी आप तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड है। बिकॉज अगेन जो निगरां सेटअप है वो क्यों लाया जाता है कि वो किसी के साथ फेवर ना करे, किसी को दबाए नहीं, और ये मावनत करे ECP की इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये चीजें जो है ये तारीख का हिस्सा बनती जा रही हैं और ये इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मलिक साहब, जी ठीक है। मलिक साहब, ये शर्मिला साहबा जो बात कर रही हैं, या पूरी पीपल्स पार्टी जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर रही है, ये मुतालिबा इनका कैसे पूरा हो सकता है? आपको क्या लगता है, जिन कुछ लोगों का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये नून लीग के करीब हैं, तो क्या उनको निकाल दिया जाए वहाँ से? क्या मतलब इनको कैसे पता चले कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब मुहैया कर दी गई है या अब कोई ख़ास फेवरेट नहीं है? क्या किया जाए तो पता चले कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है? देखिए, पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, वो ज़रदारी से वज़ीर आला जो इस वक्त है निगरान वज़ीर आला, वो ज़रदारी साहब के बड़े क्लोज समझे जाते रहे हमेशा से। ज़रदारी साहब के बहुत से फैसले उनके हाथ में थे। लेकिन पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, बारहा आपने सुना होगा। मैं अगर वफाकी हुकूमत की अगर बात की जाए, वफाकी निगरान हुकूमत के अंदर भी पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग शामिल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ये लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़्यादा शोर क्यों मचा रही है।
उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है, बसद एहतराम शर्मिला फरूकी साहबा से, कि पंजाब के अंदर अगर पीटीआई सीटें लेने में कामयाब हो जाए तो पीएमएल-एन उस रेस से पीछे आ सकती है जिसमें वजारत उज़्मा की वो रेस में आगे जाती दिखाई देती है। यानी पीएमएल-एन के पास सीटें उतनी नहीं रहेंगी कि वो इस पोजीशन में आए कि वो बाकी पीपल्स पार्टी से अलग होके बाकी इत्तेहादियों को साथ मिला के हुकूमत बना सके। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो अगर पीटीआई को पंजाब में देनी है, अगर मरकज में देनी है तो कराची में भी देनी चाहिए। कराची में लोग पीटीआई के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जीतते हैं, लेकिन कहा जाता है नहीं जी वो पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो पीटीआई के साथ नहीं रहना चाहते। और उनसे पूछा जाए तो उनके गिले शिकवे अपनी जगह पर मौजूद हैं। पीटीआई जितना कराची के इंतखाबात के हवाले से रोती और चीखती और चलाती रही है कि हमारे उम्मीदवारों को वहाँ से जिस तरीके से हमारे वोट डलवाए गए पीपल्स पार्टी ने, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं थी। अब असल मसला ये है पाकिस्तान की सियासत में हर सियासी जमात चाहती है कि उसकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात हो, लेकिन अगर उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं ये बात इसको तस्लीम करता हूँ, शर्मिला साहब बात कर रही हैं कि ये तासर अमूमी ये है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और उसका तासर की एक बुनियादी वजह है कि वो पंजाब जीतने जा रहे हैं। अब पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी ये चाहे कि पीटीआई ज्यादा सीटें जीत जाए, जैसा कि अभी शर्मिला साहब बात कर रही थी कि लोग वोट निकलेंगे, किसको डालेंगे? या नून को डालेंगे या दूसरे नंबर पे पीटीआई को डालेंगे, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। वक्त की कमी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का। के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।